बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कोई ख़बरें फिर अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो कुछ हुआ है वो एक नेक्स्ट लेवल है उस तकसीम का जो सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है या होती हुई नज़र आ चुकी है। और आज जो कुछ हुआ है वो ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11:30 बजे केस की समाअत होनी थी, लेकिन वो 11:30 बजे हो नहीं सकी है। और वो जज साहिबान जो है उनके बारे में ख़बर ये आती रही कि वो टी रूम में बैठे हुए आपस में कोई डिस्कशन करें, मीटिंग करें। 12:03-4 के ऊपर जज साहिबान कमरा अदालत में आए हैं तो सबसे पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो उनके लर्नड ब्रदर हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, वो अपना एक स्टेटमेंट पढ़कर सुनाना चाहते हैं। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने अपना स्टेटमेंट पढ़ा। वो स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था कि आपको पता है कि इससे पहले एक आध दिन पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस शाहिद वहीद एक केस सुन रहे थे 184(3) में। उसमें दो जज साहिबान ने 2-1 से एक जजमेंट दे दिया कि जब तक रूल्स जो अभी अंडर डिस्कशन है, जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाते हैं 184(3) के हवाले से कि चीफ जस्टिस का इख्तियार क्या है अस खुद नोटिस के हवाले से, तब तक जो है जितने भी केसेस 184(3) के हैं उनकी समाअत नहीं होनी चाहिए। ये फ़ैसला दे दिया। तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि क्योंकि वो फ़ैसला हो चुका है, काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी वो भी उसमें है और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ुद भी हैं, तो उसकी रोशनी में मैं इस बेंच से ख़ुद को रिक्यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो बेंच है ये 184(3) के तहत ही प्रोसीडिंग को आगे लेकर चल रहा था। जो वो फ़ैसला आया था 3-2 वाला चीफ़ जस्टिस का, ये उसके बावजूद है। आप ज़हन में रखें कि जिस बेंच ने ये कहा है ना कि 184(3) के तमाम मुकदमात की फ़िलहाल समाअत नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए जब तक वो मामला ज़ेर अल्तवा है रूल्स की इस्लाहात के हवाले से, उसमें भी तीन जजेस बैठे हुए थे, जिसमें से एक जज जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया है और उन्होंने कहा है कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है, उनका इख्तियार है। तो ख़ुद से इस तरह से, और मेरे लिए भी फ़ैसला बड़ा अजीब है इस वजह से क्योंकि ये अजीबो गरीब बात है, मतलब कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हु इज़ द मोस्ट सीनियर जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो एक मुकदमे की समाअत कर रहे हैं और उनके समाअत करते हुए जूनियर जज साहिबान एक फ़ैसला सादर फरमा दें कि जी इन मुकदमात की समाअत हो नहीं सकती। ये अजीब बात है। और अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड भी रख दूं कि जूनियर सीनियर इस चीज़ को, इस डिबेट से मैं बाहर भी निकला हूं, तो उसके बावजूद ये फ़ैसला कि अभी रूल्स बन रहे हैं, जब तक रूल्स मुकम्मल नहीं हो जाते तब तक इस कानून के तहत किसी मुकदमे की समाअत नहीं होनी चाहिए, ये भी दुरुस्त नहीं है। आप उसको कैसे स्टे कर सकते हैं? आप पूरा एक लॉ जो है उसको हॉल्ट कैसे, पूरे सिस्टम को जमूद का शिकार कैसे बना? या तो रूल्स बन चुके हैं, मिसाल के तौर पे वो पास हो चुके हैं, वो अप्रूव हो गए, उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है कॉन्सोनेंस में है और सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट भी पास कर चुके हैं, उन्होंने भी स्ट्राइक डाउन नहीं किया और उसके बाद रूल्स मुकम्मल फाइनल कंक्लूड हो चुके हैं। उसके बाद आप ये बात करें कि वो हो गया, जैसे ही वो हुआ वैसे ही आप समाअत रोक दें, तो फिर तो समझ में आती है ना बात। लेकिन अभी वो तो वहाँ से अभी मामला शुरू हुआ है, अभी नेशनल असेंबली में वो पास हुआ है, सेनेट से आज सेनेट ने पास कर दी है। सदर ममलिकत जो है उसको 15 दिन के लिए रोक सकते हैं और वो रोकेंगे, सर्टनली आपको पता है कि वो रोकेंगे। और उसके बाद वो रोकें भी 15 दिन के लिए, तो 15-20 दिन के बाद अगर नेशनल असेंबली और सेनेट उसको पास कर देती है तो अल्टीमेटली इट विल बिकम द लॉ। लेकिन उसके बाद उसका अगला मरहला शुरू होगा कि सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट वो पास करते हैं कि नहीं। और पहले इस पर मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे कानूनी माहिरीन से अपने शो में भी बात कर चुका हूँ कि ये जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के ज़रिए से 184(3) के राइट ऑफ अपील को इस्टेब्लिश करने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट द सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक इट डाउन। तो ये अभी तो हो सकता है कि जब मामला मुकम्मल हो तो भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्ट्राइक डाउन हो जाए, इसको कलअदम करार दे दें, आइन से मुतसादिम करार दे दें, तो वो तब की बात है ना। लेकिन अभी तो मामला शुरू ही हुआ और उससे पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है इसने कह दिया कि 184(3) के तहत किसी मुकदमे की समाअत नहीं हो सकती। तो कानूनी तौर पर ये आर्ग्यूमेंट मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। बहरहाल इस बुनियाद पर जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं उन्होंने ख़ुद को बेंच से अलहदा कर लिया। उसके बाद फिर मैंने सुना ही है, मेरे रिपोर्टर ने मुझे बताया कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वहाँ पर बात करने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनकी बात नहीं सुनी और वो अपनी कुर्सी से उठ गए और वापस चले गए।
और दीगर जज साहिबान जो थे वो भी इसी तरह उठकर कुर्सियों से चीफ जस्टिस के साथ वापस चले गए। फिर जैसे जमाल मंदोखेल भी अपनी कुर्सी से उठ के वापस चले गए। उसके बाद फिर कोई पता ही नहीं था कि केस में अब आगे क्या होना है। ये जो इलेक्शंस के हवाले से केस चल रहा है, फिर 4 बजे के करीब जाके सुप्रीम कोर्ट के अमले में से एक शख्स ने आके अदालत में एक अनाउंसमेंट की, और वो अनाउंसमेंट ये थी कि अब इस केस की सुनवाई कल सुबह 11:30 बजे होगी। और उन्होंने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन अब इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, ये फैसला, ये ऐलान वहाँ पे हो गया। तो अब तक की सूरत हाल ये है, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इस हद तक वाज़ेह तकसीम है कि जज साहिबान के जो इख्तलाफात हैं वो इस तरह से खुले तरीके से ओपन कोर्ट में सामने आ रहे हैं, बेंच टूट रहे हैं, जजेस अपने आप को रिक्यूज़ कर रहे हैं। ये सब कुछ तो हो ही रहा था, ये तो अपनी जगह पे है। लेकिन एक और जो मैं आपको बताऊं, जो आज की बड़ी अजीब व गरीब ख़बर है, वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर अता तारड़ साहब ने, हू इज़ अ पॉलिटिशियन, उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा अब तो ना आपकी कोई मॉरल अथॉरिटी है, ना आपकी कोई लीगल अथॉरिटी है, 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, या तो रिज़ाइन करें या फिर फुल कोर्ट बनाएं। भाई ये क्या तरीका है? हाउ कैन यू से दिस टू द सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि आप रिज़ाइन करें? सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको घर भेजने का एक तरीक़ाकार आइन में वज़े है, और वो ये है कि अगर जज किसी किस्म का कोई मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकब होता है तो उसके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बनता है, और वो रेफरेंस सदर पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजते हैं, जहाँ पर फिर प्रोसीडिंग्स चलती हैं। और फिर अगर उन्हें लगता है कि जज इज़ गिल्टी ऑफ मिसकॉन्डक्ट या दीगर जितने भी ग्राउंड्स हैं आइन में, मेरे ख्याल में आर्टिकल 209 है, तो उसके मुताबिक जो है ना वो फिर उसको घर भेज देते हैं। दैट इज़ द वे दैट इज़ सपोज टू बी फॉलोड। लेकिन ये कहाँ पर होता है कि एक पॉलिटिशियन खड़ा होके चीफ जस्टिस को बोले कि या तो फुल कोर्ट बनाओ या रिजाइन कर दो? मतलब ये तो अजीब बात है कि या तो जो हम कह रहे हैं वो करो या फिर इस्तीफा दे दो। तो बड़ी अजीब बात है। और मैं हैरान मजीद इस वजह से हूं कि बाकायदा तौर पे कुछ मीडिया पर्सन्स ने भी इसमें हिस्सा डाला है। उन्होंने भी ट्वीट्स किए, उन्होंने भी बात की है, उन्होंने भी कुछ ने कहा जी कि खबर ही आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। कुछ ने बाकायदा कहा कि इस्तीफ़ा दें, मुतालबा किया, और कुछ ने कहा, एक ने कहा कि इस्तीफ़ा दें, और उसके बाद उसने कहा कि जी फलाने जज को सुनना चाहिए। ये अजीबोगरीब बात है। मतलब कि ये एक मुल्क है जिसका ये उसकी सुप्रीम कोर्ट है, इसके कुछ रूल्स हैं और एक कानून है, और उसके तहत चीफ जस्टिस हु इज़ द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, और बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, उनका इख्तियार है, वो कर सकते हैं। यहाँ पे सहाफ़ी कह रहे हैं जी ऐसे बेंच बनना चाहिए, और यहाँ पे पॉलिटिशियन और सहाफ़ी मिलकर कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को रिज़ाइन करना चाहिए। तो जो मैं आपको जिस तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगले 2 दिन इम्पॉर्टेंट है। ये अगले 2 दिन में हो सकता है कि पीडीएम की तरफ से ये मुतालबा ज़ोर पकड़ जाए और प्रेशराइज़ किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि या तो फुल कोर्ट बनाएं या रिज़ाइन करें। और अगर चीफ जस्टिस, और ये भी मुमकिन है, ये भी मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि हो सकता है कि कल चीफ जस्टिस फ़ैसला कर दें, ये जो 4 रुकनी बेंच है ये फ़ैसला कर दे इलेक्शंस का जो केस चल रहा है उसमें, वो कह दें कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूनिलैटरली जो कैंसिल की है डेट वो गलत की है, और इलेक्शंस होने बनते हैं, और इलेक्शंस होने चाहिए, और 30 अप्रैल को ही होने चाहिए। ये भी मुमकिन है कि ये फ़ैसला आ जाए, और अगर ये फ़ैसला आ जाता है तो उसके बाद फिर पीडीएम का जो दर्जा हरारत है सियासी तौर पे वो मज़ीद बढ़ जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट अभी एक आध शख्स कह रहे हैं, अता तारड़ कह रहे हैं, ये ज़्यादा लोग कहना शुरू कर देंगे। फिर हो सकता है इस हवाले से बाकायदा तौर पे कोई कैंपेन भी चलें। और मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि मुझे ये लग रहा है, इसको रिकॉर्ड पे रख लें, मैं जो बात कहने लगा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ऐन मुमकिन है कि ये हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस भी दाखिल करे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दाखिल करने की कोशिश करे। ये भी ऐन मुमकिन है कि करने की, क्योंकि इस वक्त जो है ये किसी भी हद तक जो है कोई कदम उठाने के लिए तैयार हैं कि किसी तरह इलेक्शंस को डिले किया जाए। अभी उन्हें लग रहा है कि ये जो 4 रुकनी बेंच है, पहले फ़ैसला एक आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अब ये 4 रुकनी बेंच की अंडरस्टैंडिंग यही है कि इलेक्शंस होने चाहिए 90 दिन में, तो किसी तरीके से इसको रोका जाए, किसी तरीके से इसको रोका जाए। लेकिन जो अफसोसनाक पहलू इस सारी सूरत हाल में है वो ये है कि सियासतदानों में तो हमेशा से इस मुल्क में हमने देखा है कि रिफ्ट हुई है और रही है, और हर दौर में ही रही है, और एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, कीचड़ भी उछाला जाता है,
और बेबुनियाद बातें भी की जाती हैं, एक दूसरे की कोई अच्छी बात नहीं माननी, तमाम बातें दूसरे की बुरी हैं क्योंकि वो आपका सियासी मुखालिफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब जो माहौल पैदा हुआ है, आज ये बेंच जिस तरह से टूटा है और जिस तरह से एक अजीबो गरीब हर सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ना सिर्फ ये कि फ़ैसला दे रहा है, बल्कि वो फ़ैसला देने के बाद अकॉर्डिंगली उस पर अमल कराने की कोशिश कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन जो है उसका कुछ उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कस्टम्स हैं, कुछ रवायात इक़दार हैं जिनको हमेशा से फॉलो किया गया है और जिनके तहत, और कुछ रूल्स हैं कि जिनके तहत चीफ जस्टिस जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार होता है और वो कुछ चीज़ों में प्रेरोगेटिव अपना एक्सरसाइज करता है और वहाँ पे आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहुत सारी जगहों पे उनके ब्रदर जजेस की तरफ से चैलेंज किया जा रहा है और अजीबो गरीब तरीके से चैलेंज किया जा रहा है। यानी कि अगर सिर्फ डाइसेंटिंग ओपिनियन की बात हो ना जी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। चीफ जस्टिस बोलते हैं 3-2 का फैसला है और उस पर वो दो जज साहिबान सिग्नेचर्स भी करते हैं और उन्हीं दो में से एक जज साहब एक फ़ैसला देते हैं और कहते हैं कि 4-3 का फैसला है, और उसके बाद मज़ीद 3 जज साहिबान जो हैं वो एक फ़ैसला देते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी समात 184(3) के तहत तब तक नहीं हो सकती जब तक वो रूल्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और चीफ जस्टिस आप सुन रहे हैं 184(3) के तहत समात हो रही है। यानी कि ये अजीब है ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद से जो है वो इस तरह की जजमेंट्स भी पास हो रही हैं कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की, और उनकी बुनियाद पे उनको एग्जीक्यूट कराने की भी कोशिश की जा रही है एट द सेम टाइम एट डिफरेंट लेवल्स विद इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हालत है या हो चुकी है, ये बड़ी अफसोसनाक है, ये काबिल तशवीश है। और ये पुरानी जो 90 की दहाई थी और तब जो सुप्रीम कोर्ट में मामलात होते रहे, और जस्टिस सजाद अली शाह ने एक किताब लिखी है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी है। किसी दिन आपसे शेयर करूँगा वीलॉग में 2-4 उसमें बड़े इंटरेस्टिंग दिलचस्प किस्से हैं जो उन्होंने बयान किए हैं, बहुत सारे किए हैं। मैं 2-4 आपसे कोशिश करूँगा कि उसको समराइज़ करके आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मुझे वो वाली हालत होती लग रही है। 2023 में पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें इस हद तक कॉन्फ्लिक्ट और डाइसेंट नज़र आ रहा है कि उससे इदारे की साख मुतासर हो रही है। और ये जो क्राइसिस है, जो अदरवाइज़ एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो एक जुडिशल क्राइसिस में ट्रांसफॉर्म हो गया है और ये रुकता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। ये लग रहा है कि इससे और आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। ये भी बात हो रही है कि अगर ये हुकूमत चीफ जस्टिस को सैक करने की कोशिश करती है या उन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करती है, तो हो सकता है कि कोई वकला तहरीक दोबारा जन्म ले, लेकिन उसके चांसेस इस वजह से उस हिसाब से बहुत ब्राइट नहीं लगते हैं, क्योंकि जिस तरह हर जगह पर तकसीम है, सियासत में तकसीम है, मीडिया में तकसीम है, जुडिशरी में तकसीम है, उसी तरह वकला में भी तकसीम है। और ये इस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर हैं आपके, आज़म तारड़ साहब और एहसन बून साहब, इनका अपना एक ग्रुप है वकला का और दूसरी तरफ अपना एक ग्रुप है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई तहरीक इतना ज़ोर पकड़ती है मासेस में और तमाम वकील उसमें घुस जाते हैं कि फिर वो जो लीडरशिप है वो कभी कभी आइसोलेट भी हो जाती है। और 2007 में जो वकला तहरीक चली थी उसमें ऐसे ही हुआ था। लीडर्स कुछ चाहते थे कि ना चले इफ्तिखार चौधरी के हाथ में वकला तहरीक, लेकिन उसके बावजूद जब वो उन्होंने देखा कि हम तो आइसोलेट हो गए, वकील सारे पीछे से हमारी जो सपोर्ट थी वो तो निकल गए, फिर वो आके साथ मिल गए थे। ऐसे लोग थे। तो ऐसा कोई मामला हो जाए तो वो एक अलग बात है। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।